बच्चों, आज हम विज्ञान कक्षा 8 का अध्याय फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीष्मकाल में पेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा क्या थे बच्चों? एक किसान थे। और एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। यानी वो जानना चाहते थे कि इन औजारों का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे करते हैं। यानी आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक उपक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। यानी भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन और उचित प्रबंधन वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ, यानी लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। यानी घुमंतु कहते हैं इधर उधर घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हों? गेहूं के हों। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं इसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। वे इस प्रकार हैं। खरीफ की फसल, वो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसके उदाहरण धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि को उसकी फसलें खरीफ की। अब हम पढ़ेंगे रबी की फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें होती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में भी उगाई। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करनी पड़ती हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। यानी कृषि पद्धतियाँ: मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। यहाँ क्या कृषि पद्धति। मिट्टी तैयार करना क्या होता है? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है? यानी पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। कौन कौन से? केंचुआ और कौन से? सूक्ष्म जीव। कौन से? किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं।
इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तब मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। इसे हल चला कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। कैसी? समतल। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से बना होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। यानी अब देखेंगे हम हल का चित्र। बच्चों, ये हल का चित्र है। इसमें यानी ये हल शेफ्ट है और ये फाल है और ये जोत, यानी ये लकड़ी का डंडा है और ये खेतों की जुताई हो रही है। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? मिट्टी को पोला और खरपतवार निकालने। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर एक चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर है जो इससे कहते हैं, जो क्या है, आजकल की नई पद्धति है। अब पढ़ेंगे बच्चों बुआई के बारे में। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को ही प्राथमिकता देता है। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। यानी जो बीज बेकार होते हैं यानी खोखले होते हैं वो पानी पर तैरने लगेंगे और जो बीज अच्छे होंगे वो पानी के अंदर बैठ जाएंगे पेंदे में। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक होता है। यानी एक तो होते हैं परंपरागत औजार, यानी परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किए जाते हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। यानी वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? खाद के लाभ। यानी जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर
जाता है। एवं सिंचाई के बाद जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? जल की। और पौधों के वृद्धि और प्रवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतर पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने लगती है? यानी सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि क्या है? जल के स्रोत हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दोनों दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया था, उनके खराब होने अथवा बीजों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु, कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। बच्चों, आपका टॉपिक पूरा हुआ। ये चैप्टर अध्याय फर्स्ट